हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई? मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? क्लियरली दिखाई दे रहा हूं मैं? हाँ जी भाई, जल्दी 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 आ जाओ यार। नमस्कार नमस्कार, जल्दी आ जाओ भाई। लेट क्यों हो गए? लेट क्यों हो गए? तुम लोग को ये लेट ओपी का ये मतलब मालूम है? ओपी मतलब क्या होता है? ऐसे ही लिख देते हो, बस कहीं सुन लिया बस टाप दे रहे हो। ओपी का मतलब पता है? चलिए जी, तो हम आज रिलेटिव मोशन को प्रॉपरली चालू करेंगे। विल स्टार्ट विद रिलेटिव मोशन। कल भी थोड़ी बहुत बात किए थे, उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार नमस्कार भाई, नमस्कार। ओवर पावर, वेरी गुड। चलिए जी, रिलेटिव मोशन इन 1D, रिलेटिव मोशन इन 2D। अब देखते हैं आज कितना कवर होता है। सबसे पहले रिलेटिव मोशन। तो कल थोड़ी सी इस बारे में बात करी थी कि हर एक मोशन, वैसे तो इस बारे में ना डे 1 काइनेमेटिक्स जब ओपन कर रहे थे तब भी बात किए थे। जब काइनेमेटिक्स ओपन किया था तब इस पे बात की थी कि कोई भी रेस्ट या मोशन वो रिलेटिव होता है, वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता। हम किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे भी हो सकते हैं, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक बस है, ठीक है? ये एक बस है। अब इसमें एक यहां सीट लगी हुई है, एक यहां सीट लगी हुई है। यहां पे झिलमिल बैठा हुआ है, यहां पे इसका भी कुछ नाम रख दो। ये झिलमिल है और ये रिमझिम है, ठीक है? तो अब ये लेट्स से ए है, ये बी है, लेट्स से, ठीक है ना? अब क्या हुआ कि गाड़ी में पहिए भी लगे हुए हैं, गाड़ी चल भी रही है, ठीक है ना? तो लेट्स से ये गाड़ी आगे जा रही है। सो लेट्स से दिस कार और दिस व्हीकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v। ये गाड़ी आगे जा रही है, ठीक है ना? अब क्या हुआ कि यहां पे अगर मान लीजिए बाहर कोई व्यक्ति लेट्स से खड़ा हुआ है, लेट्स से बाहर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो इसका नाम है लेट्स से सी। तो सी को क्या लगेगा, ठीक है? अब सब चीज लिखेंगे, ध्यान से सुनना। वेलोसिटी इसको लेट्स से आई कैप बोल देते हैं, वी आई कैप बोल देते हैं, ठीक है ना? इसको एक्स डायरेक्शन बोल देते हैं। लेट्स से दिस इज द एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज द वाई डायरेक्शन, लेट्स से, ठीक है? हाँ, चिंटू के साथ जस्टिस कर दिया भाई मैंने आज। लेट्स से वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी अगर बात करें, यानी कि जब सी देखेगा तो ए की वेलोसिटी क्या दिखेगी? तो ए की वेलोसिटी भी क्या दिखेगी? प्लस वी आई कैप ही दिखाई देगी। बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। वी ए सी क्या दिखेगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। सी रास्ते पे खड़ा हुआ है, सी इज स्टैंडिंग, क्लियर? तो उसी प्रकार से वेलोसिटी अगर आप देखोगे बी की विद रिस्पेक्ट टू सी तो क्या दिखाई देगी? तो ये भी प्लस वी आई कैप दिखाई देगी। अभी ये सब चीजें आपको और अच्छे से लिखना आ जाएंगी, बस अभी खाली जितना मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस करो। ये दोनों आपने बहुत आसानी से बता दिया क्योंकि इट वॉज इजी, क्योंकि सी खड़ा हुआ है, सी को वी दिख रहा है, सी को दिख रहा है ए गाड़ी में बैठा हुआ है, वी से जा रही है, तो ए भी आगे वी से जा रहा होगा, बी भी आगे वी से जा रहा होगा। अब यहां पे मजा आएगा जब मैं आपको पूछूंगा वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बी को क्या लगेगा कि सी किस वेलोसिटी से जा रहा है, जीरो से या कुछ और? जीरो से या कुछ और? जल्दी बताओ, बी को क्या लगेगा सी किस वेलोसिटी से जा रहा है? व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी? वेरी गुड, वेरी गुड। जब
कोई चीज खुद मूव करती है तो उसको लगेगा, जैसे मान लो ये बी चल रहा है, तो अगर बाहर कोई रास्ते में, जैसे लेट से मैं चल रहा हूं, बाहर एक पोल है, तो अगर मैं वी से आगे जा रहा हूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि पोल पीछे चला गया। तो क्योंकि मैं वी से आगे जा रहा हूं, यानी कि मैं वी मीटर पर सेकंड ट्रैवल करूंगा। तो अगर मैं वी मीटर पर सेकंड आगे चला जाऊंगा तो मेरे दाहिने हाथ में जो पोल रखा था वो मुझसे वी मीटर पीछे चला जाएगा उसी 1 सेकंड में। तो उसकी वेलोसिटी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगी मेरे से। इसका सबका मैं आपको तरीका और भी समझाऊंगा, बट अभी हम कॉमन सेंस जितना हमारा ब्रेन इमेजिन कर पा रहा है वो सोच रहे हैं। तो अगर वी बी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो सी की वेलोसिटी किधर है, पीछे की तरफ है। सो इट विल बी माइनस वी आई कैप। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस। नाउ वेलोसिटी ऑफ C with respect to A क्या आ रही है? Again it will be minus V cap, VI cap. Now fifth, velocity of B with respect to A. ये बताओ, what will be velocity of B with respect to A? B की A के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी आएगी? B की A के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी आएगी? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। जीरो, बिल्कुल सही। क्योंकि देखो क्या हो रहा है, अगर आप देखो तो ए और बी के बीच की जो दूरी है दैट इज कांस्टेंट। इनके बीच की दूरी कांस्टेंट है। तो जब तक ये दोनों अपनी सीट पे बैठे हुए हैं ऐसा लगेगा ए के रिस्पेक्ट में बी की दूरी हमेशा फिक्स है, यानी कि बी की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में फिक्स आ गई। और मोशन का एक ही उसूल है, पोजीशन बदलनी चाहिए। बट ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन बदल ही नहीं रही है, वो वहीं की वहीं जमी हुई है। तो ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी क्या आ जाएगी? जीरो। एंड ऑन द सेम वे, इन द सेम वे सॉरी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल आल्सो कम टू बी जीरो। क्या यहां तक बात क्लियर है? क्या यहां तक बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब ये जैसे हम लिख रहे हैं, ये तो एक हमारा थंब रूल हो गया करने का कि कभी भी किसी के रिस्पेक्ट में आपको किसी और की वेलोसिटी चाहिए तो उसको रोक दो और उसकी वेलोसिटी को, उसके एक्सेलरेशन को दूसरे पार्टिकल को दे दो इन अपोजिट डायरेक्शन। ये तो एक थंब रूल टाइप की चीज हो गई। इसको थोड़ा सा और मैथमेटिकली हम एक बार चेक करते हैं, एक्सप्रेशन वाइज एक्सप्रेशन बना के, कि जो हम बात कर रहे हैं क्या वो सही में वैसा ही है या कुछ और है। एक बार चेक करते हैं फटाफट, ठीक है ना? चलिए, सो सबसे पहले मैं आपको बहुत बेसिक पे ले चलता हूं। आई विल टेक यू टू वेरी बेसिक, जहां पे आप इन बातों को समझ पाएं। सो लेट्स से दिस इज एक्स, लेट्स से दिस इज वाई, ठीक है। अगर लेट्स से ये कोई पार्टिकल है ए एंड दिस इज ओरिजिन, let's represent this as RA and this as RB। यहां पे कोई दूसरा पॉइंट है B, ठीक है ना? So this is position of A with respect to O, this is position of B with respect to O, and अगर मैं आपसे पूछूं what will be the position of B with respect to A, तो हमें ये वेक्टर बनाना पड़ेगा। So I will have to make this vector, I'll have to make this vector to show position of B with respect to A। यहां तक सारी बातें क्लियर है। अब अगर आप इसका रिलेशन लिखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा? आर बी ए वेक्टर इज इक्वल टू आर बी विद रिस्पेक्ट टू ओ माइनस आर ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। अब मजे की बात क्या है, देखो क्या किस पे ध्यान देना है, व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन, यू हैव टू फोकस ऑन दिस पॉइंट। कभी भी b विद रिस्पेक्ट टू a लिखा है तो पहले b आएगा फिर a आएगा, और सर ये पीछे वाला, ये अगर दोनों जगह ये सेम होना चाहिए। दिस मस्ट बी सेम, दिस मस्ट बी सेम। यानी कि कई बार आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा आर बी ए इज एज गुड एज आर बी माइनस आर ए। इसका मतलब खाली इतना होता है कि आप पोजीशन ऑफ बी निकालिए,
किसके रिस्पेक्ट में, लेट्स से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या किसी के भी रिस्पेक्ट में, बट जिसके भी रिस्पेक्ट में ये होगा उसके ही रिस्पेक्ट में ये ए होगा, ठीक है ना। तो कई बार अब मैं यहाँ चाहता तो ये आर ए ओ ना लिखता, सिंपली पोजीशन ऑफ ए लिख देता और यहाँ पे लिख देता सिंपली पोजीशन ऑफ बी, तो भी तो ये रिजल्ट ट्रू हो जाता, तो भी तो ये रिजल्ट ट्रू रहता ना, ये रिजल्ट ट्रू रहता। क्यों? क्योंकि बी और ए का पोजीशन सेम पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाला गया है। सो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, जो भी पोजीशन आएगी, दैट विल बी कॉमन इन बोथ ऑफ देम। क्या ये बात क्लियर है? आप इस पे फोकस करिए, सीक्वेंस पे, बी ए, फिर पहले बी आएगा फिर ए आएगा। क्या बात क्लियर है? इज दिस क्लियर? ये सीक्वेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को मैं लिखूं आर सी डी, सो क्या आना चाहिए यहाँ पे, आर सी माइनस आर डी, ये आना चाहिए। या फिर अब यहां पे इतना लिख दो, या तो ऐसे लिख दो आर सी डी इज इक्वल टू आर सी, लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू सम एनी अदर वैल्यू, लेट्स कॉल इट एज एक्स, तो माइनस आर डी भी आपको उसी विद रिस्पेक्ट टू एक्स में ही लिखना पड़ेगा। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या सीक्वेंस समझ में आया आपको? डिड यू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस? इज इट क्लियर? चलिए जी, अब एक बार अगर आपको ये पता चल गया कि ये रिलेशन होता है, दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है ना। सो वंस यू आर नाउ रेडी विद दिस आइडिया दैट आर ए बी इज रिटन एज आर ए माइनस आर बी, ठीक है। So what you can do is you can differentiate with respect to time, and what will you get when you will differentiate this? D R A B with divided by dt is equal to D R A divided by dt minus D R B divided by dt. इधर से क्या मिलेगा? What this will give you? This will give you velocity of A with respect to B, velocity of A with respect to B is equal to velocity of A minus velocity of B. तो अब आप ये बात हमेशा के लिए याद रख लो, कभी भी velocity of A with respect to B निकालना है तो पहले A आएगा माइनस फिर B आएगा। क्या बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अब इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा। If I differentiate it again one more time, differentiate with respect to time, again मैं इस चीज को डिफरेंशिएट करूंगा तो पता है क्या मिलेगा? आई एम जस्ट राइटिंग इट ओवर हेयर, थोड़ा जगह की कमी है तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। सो व्हाट आई वांटेड टू राइट ओवर हेयर, आई एम जस्ट राइटिंग इट ओवर हेयर। सो फिर से डिफरेंशिएट कर दूंगा। सो डी वी ए बी बाय डी टी इज इक्वल टू डी वी ए बाय डी टी माइनस डी वी बी बाय डी टी, सबको डिफरेंशिएट कर दिया टाइम से। सो क्या मिला? ये वाला हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। सो ऑल द थ्री रिजल्ट्स आर वेरी वेरी सिमिलर एंड इजी टू रिमेंबर। आर ए बी इज आर ए माइनस आर बी, आर वी ए बी इज वी ए माइनस वी बी, ए बी इज इक्वल टू ए माइनस ए बी। क्या ये याद रहेगा? क्या ये याद रहेगा? सिंपल रिजल्ट, क्या ये याद रहेगा? सिंपल सा रिजल्ट। इसका मतलब ये है कि चाहे बात करें पोजीशन की, तो पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। अच्छा, velocity of A with respect to B is equal to velocity A minus velocity B. इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि this is velocity of A plus negative of velocity of B. यहीं से वो बात साबित हो जाती है कि अगर मैंने बोला velocity of A with respect to B,
विद रिस्पेक्ट टू बी मतलब कौन है ऑब्जर्वर, सो बी इज द ऑब्जर्वर, बी इज द ऑब्जर्वर। तो जो भी देख रहा है हम उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो लेट्स से अगर ऑब्जर्वर के पास वेलोसिटी थी, कौन सी वेलोसिटी थी, वी बी वेक्टर, ये ऑब्जर्वर के पास वेलोसिटी थी, तो हम देख किसको रहे हैं, ए को देख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ऑब्जर्वर जब भी देखेगा तो उसको ए की वेलोसिटी तो दिखेगी ही दिखेगी, प्लस ए की वेलोसिटी तो दिखेगी ही दिखेगी, प्लस उसको खुद की वेलोसिटी भी दिखनी पड़ेगी विद अ नेगेटिव साइन। यानी कि जैसे अगर मैं आगे की ओर चलता हूं और मैं यहां पे एक कांस्टेंट यहां पे इस पोजीशन पे रखी हुई बॉटल को देखता हूं, तो इस बॉटल के पास खुद की कोई वेलोसिटी नहीं है। बट अगर मैं इधर की तरफ जाऊंगा 5 मीटर पर सेकेंड से, तो ये बॉटल मेरे लिए ऐसा लगेगा कि ये पीछे की ओर जा रही है विथ 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि विद रिस्पेक्ट टू मी एज ऑब्जर्वर, अगर मेरी वेलोसिटी पूरब में है तो इस बॉटल की वेलोसिटी पश्चिम में आएगी, क्योंकि मैं इसको देख रहा हूं। क्या बात क्लियर है? इज इट क्लियर? तो जब भी आप किसी के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, whenever you write velocity with respect to somebody, you have to add the velocity of that somebody with a negative sign in that original velocity। ठीक है ना? तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी जो यहां लिखी हुई है। नेक्स्ट आपके लिए एक्सेलरेशन भी निकाल ही दिया था, सो आई विल जस्ट राइट इट डाउन। सो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बात तो ये साबित हो गई, मतलब आपको ये लिखना आ गया, ये रिलेशन आ गया। अभी हम इसको 1D में 2D में कई जगह पे यूज करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है ना? नाउ अब एक और तरीका है, एक और चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वन मोर वे इन विच थिंग्स आर रिटन समटाइम्स, तो वो आपको दिखा दे रहा हूं। देखो ध्यान से, जैसे मैंने अभी लिखा, जस्ट आई रोट वेलोसिटी या लेट्स से पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी पोजीशन ऑफ बी लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू ओ माइनस पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। इसको रीअरेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इसको रीअरेंज कर रहा हूं। आई एम राइटिंग पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। ये वाले टर्म को मैं इधर लेके आ गया। अब एक और सीक्वेंस बता रहा हूं, याद रखना, कभी भी यहां माइनस वाला देख लिया, अगर वी बी ए लिखा है तो वी बी माइनस वी ए, या आर बी ए लिखा है तो आर बी माइनस आर ए। लेकिन अगर लेट्स से आर बी ओ लिखा हुआ है, एग्जाम्पल, मतलब बी ओ हो या कुछ भी हो, कोई भी सीक्वेंस हो, अगर यहाँ पे बी ओ लिखा हुआ है तो अगर आप यहाँ पे प्लस साइन देख रहे हो तो यहाँ रिलेशन कैसा आता है, आर बी विद रिस्पेक्ट टू ए, फिर जो यहाँ आया वहीं से ये वाला शुरू करेगा, ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है? मतलब अगर मैं लिखूं आर लेट्स से ट्राइंगल सर्कल, सो दैट विल बी इक्वल टू आर ट्राइंगल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सर्कल। क्या बात समझ में आ रही है? ये वे है, ये प्रोसेस, ये आपको याद ही रख लो तो बेटर है। और ऐसा नहीं है कि कहां से आया, वो आपको दिखा दिया मैंने कहां से आया, इट केम फ्रॉम दिस। ठीक है ना? तो आप इस चीज को अच्छे से याद रख सकते हो कि कभी भी ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस में आपको चीज दिखेंगी तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड डिसाइड। ठीक है ना? तो आर ट्राइंगल सर्कल को आर ट्राइंगल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सर्कल। ठीक है ना? अब आप एक चीज और जानते हो, यू नो वन मोर थिंग कि कभी भी अगर लेट्स से एक, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, अगर मैं इस वेक्टर को लिखूं, ये है पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर मैं इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट में वेक्टर लिखूं, सो दैट विल बी पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। आपको दिख रहा है इन दोनों में क्या अंतर है? इस दोनों में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, डायरेक्शन का। तो ये बात ध्यान रखना कि पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को हमेशा हम माइनस ऑफ पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिख सकते हैं। यानी कि अगर आप इसमें नीचे में इंटरचेंज करोगे तो यहां माइनस साइन आ जाएगा।
यानी कि अगर आप चाहो तो यहां पे माइनस साइन लाके भी दिखा सकता हूं, आई कैन शो यू। एक काम करता हूं, इनको इंटरचेंज कर देता हूं। सो आर ट्राइंगल सर्कल इज इक्वल टू आर ट्राइंगल स्क्वायर माइनस आर सर्कल स्क्वायर। ये वही बात हो गई जो यहां लिखी हुई थी। इट इज सिमिलर टू दैट कि आर ए विद रिस्पेक्ट टू समथिंग माइनस आर बी विद रिस्पेक्ट टू सेम समथिंग। क्या ये बातें क्लियर हैं? क्या ये बातें क्लियर हैं? इज इट क्लियर? क्या क्या सिखाया देखो भाई, क्या क्या सिखाया। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रख लो, ये वाली बात, ठीक है, ये बात याद रख लो, ठीक है। उसके बाद ये पैटर्न पकड़ लो, ये पैटर्न है, यहां पे ये पैटर्न है कि आर ट्राइंगल सर्कल है तो आर ट्राइंगल स्क्वायर, और फिर अगर स्क्वायर से चालू हो रहा है तो यहां प्लस आएगा, और अगर यहां पे लेट्स से यहां पे ट्राइंगल सर्कल था तो यहां पे अगर ट्राइंगल है यहां सर्कल है तो यहां माइनस आ जाएगा। सो यू कैन सी इट फ्रॉम हियर ऑल्सो। क्या मैं तुम्हें एक अच्छा एग्जाम्पल दूं? क्या मैं तुम्हें एक अच्छा एग्जाम्पल दूं? क्या मैं तुम्हें एक अच्छा एग्जाम्पल दूं? तुम्हें मजा आ जाएगा उस एग्जाम्पल को सुन के। देखो, मान लो तुमने कहा मुझे पोजीशन ऑफ एक जंगल में लेट्स से बहुत सारे जानवर रहते थे, ठीक है ना, और सब लोग मतलब डरते थे कि भाई मतलब शेर आ जाएगा, खा जाएगा। तो इनका एक नेटवर्क बना हुआ था जिससे वो शेर को ट्रैप करते थे कि शेर कहां कहां चल रहा है तो पता चल जाए, ठीक है ना, सबको ये पता चल जाए। तो क्या हुआ कि जंगल में ये रहा वो जंगल, यहां पे वो शेर, जब वो शेर यहां पे वो शेर था, बनाऊंगा नहीं, यहां वो शेर लेट से चल रहा था, तो अब ये शेर क्या है, झाड़ियों में दूसरे पेड़ पौधों के बीच में दूसरे जानवर जो हैं उनको कुछ पता नहीं चल पा रहा है, तो लेट से यहाँ पे कोई दूसरा, ये लेट से बड़ी बड़ी घासें हैं, यहाँ पे डियर है, ठीक है ना। अब डियर जो है वो यहाँ पे एक पेड़ बना हुआ है, इस पेड़ पे बैठा हुआ है एक मंकी, इस पेड़ पे एक मंकी बैठा हुआ है, ठीक है, एक पेड़ पे मंकी बैठा हुआ है, और लेट से यहाँ पे एक चिड़िया उड़ रही है, दिस इज चिड़िया, ठीक है, दिस इज बंदर, ठीक है। अब ध्यान से समझना बात को, ध्यान से मेरी बात को समझना। अब क्या हुआ, कुल मिला के इस हिरण को शेर की पोजीशन जाननी थी। सो वी वांटेड पोजीशन ऑफ शेर विद रिस्पेक्ट टू हिरण, दिस इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड, ये चाहिए थी पोजीशन ऑफ शेर विद रिस्पेक्ट टू हिरण। तो अब ये कैसे पता चलेगी? तो सबसे पहले पोजीशन, अब ध्यान से सुनना, ये देखो यहां खेल चालू हो रहा है बेहतरीन वाला। तो पता करा गया कि भैया पोजीशन ऑफ शेर किसको पता है, तो किसी ने बोला भैया देखो चिड़िया को पता है, ये जो चिड़िया है उड़ रही है उसको पता है कि शेर कहां पे है। अच्छा जी, प्लस तो पता चिड़िया कहां पे, ये किसको पता चलेगा, तो बोले भैया बंदर को पता है, तो पोजीशन ऑफ चिड़िया विद रिस्पेक्ट टू बंदर वी नो दैट। एंड फिर बोले भैया बंदर कहां है, वो कैसे पता चलेगा, तो बोले भैया बंदर जो है वो हिरण को दिख रहा है, तो पोजीशन ऑफ बंदर विद रिस्पेक्ट टू हिरण। तो आप इस तरीके से चीजें निकाल सकते हो। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो आई विल शो यू, ये कौन सा वेक्टर है, पोजीशन ऑफ शेर विद रिस्पेक्ट टू चिड़िया। ये देखो चिड़िया से शेर का वेक्टर बना दिया, पोजीशन ऑफ शेर विद रिस्पेक्ट टू चिड़िया वेक्टर। फिर क्या ऐड किया, पोजीशन ऑफ चिड़िया विद रिस्पेक्ट टू बंदर, पोजीशन ऑफ चिड़िया विद रिस्पेक्ट टू बंदर, पोजीशन ऑफ चिड़िया विद रिस्पेक्ट टू बंदर का वेक्टर ऐसे बनेगा। उसके बाद भैया क्या लिखा है, पोजीशन ऑफ बंदर विद रिस्पेक्ट टू हिरण, यानी कि ये वेक्टर बना दिया, ये है पोजीशन ऑफ बंदर विद रिस्पेक्ट टू हिरण। आप खुद ही दिमाग लगा लीजिए, क्या इसको इन तीनों वेक्टर को जोड़कर क्या यहां टेल से लेकर हेड को जोड़ने पर रिजल्टेंट नहीं मिल जाएगा? विल आई गेट द पोजीशन ऑफ शेर विद रिस्पेक्ट टू हिरण, यस और नो? बताओ भाई। तो अब आप पैटर्न को देखो, कभी भी रिलेटिव कर रहे हैं तो पैटर्न को देखो, S और H था
तो यहां पे जब s आया विद रिस्पेक्ट टू c, तो अगला कहां से चालू हुआ, c से, तो यहां प्लस आ जाएगा देखो। फिर c विद रिस्पेक्ट टू b पता था, फिर b किसके रिस्पेक्ट में पता है, तो यहां पे फिर से b से चालू हो गया, b और h। यानी कि कभी भी अगर आपके पास लेट्स से आपको a विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से e निकालना है ना, a विद रिस्पेक्ट टू e निकालना है, तो अगर आपके पास a विद रिस्पेक्ट टू b है प्लस b विद रिस्पेक्ट टू c है प्लस c विद रिस्पेक्ट टू d है प्लस d विद रिस्पेक्ट टू e है, सो आप सीक्वेंस देखो, a विद रिस्पेक्ट टू e निकालना था तो a विद रिस्पेक्ट टू b पता है, b विद रिस्पेक्ट टू c पता है, c विद रिस्पेक्ट टू d पता है और d विद रिस्पेक्ट टू e पता है, तो आखिरकार a विद रिस्पेक्ट टू e पता चल जाएगा। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? और अच्छा एग्जांपल देता हूं, तुम लोग के एकदम उम्र पे सूट करेगा ये एग्जांपल। कई बार मेरी बात सुनो, कई बार ऐसा होता है ना कि तुम्हें किसी के घर का पता चाहिए और तुम्हें नहीं मिल रहा है, बट तुम्हें यह पता है कि उसके घर का पता किसे पता है, तो तुम्हें यह पता चलता है कि अच्छा अगर मुझे उसके घर का पता चाहिए तो मुझे उसके घर का पता होना चाहिए जिसको उसके घर का पता हो। क्या बात समझ में आ रही है? राइट? सो अगर तुम्हें उसके घर का पता चाहिए, ये उसका घर है और तुम्हें पता नहीं पता है, तो तुम्हें उसके घर का पता होना चाहिए जिसको उसके घर का पता है। तो बेसिकली if you want to find out this and you don't know this, you are in question mark, so you must approach to that person who knows that person। क्या बात क्लियर है? अब कैसे लिखूंगा आई डोंट नो, मतलब इसको मैं लिख देता हूं, let's say this point is let's say A, this point is let's say B and this point is let's say C, ठीक है ना। सो हमें पोजीशन चाहिए किसकी, हमें पोजीशन चाहिए C की विद रिस्पेक्ट टू A, एंड आई डोंट नो दैट, बट आई कैन ऑलवेज राइट कि अगर मुझे पोजीशन चाहिए C की विद रिस्पेक्ट टू A, तो मैं लिख लेता हूं पोजीशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू B, क्योंकि मुझे C की पोजीशन B को पता है, बट A को पता है कि B कहां रहता है, तो B विद रिस्पेक्ट टू A। Is that clear? भाई पहुंच जाओगे ना सही पते पे पहुंच तो जाओगे ना। तो ये हो रहा है रिलेटिव का खेल पूरा यहां पे। सो ऑल इन ऑल आई ट्राइड टू एक्सप्लेन यू टू सिंपल थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर। वन इज कि अगर कभी पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी हो तो आर ए माइनस आर बी इज वन वे, ये भी करते हैं लोग, मतलब ये भी एक सही रिलेशन है। और दूसरा रिलेशन है कि अगर पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी है और अगर आपको ए विद रिस्पेक्ट टू सी पता है तो नेक्स्ट यू हैव टू राइट डाउन हियर प्लस इफ यू नो पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। ये दोनों ही चीजें सही हैं। ठीक है, तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू रिमेंबर द पैटर्न ए बी आर ए माइनस आर बी, ए बी आर ए विद रिस्पेक्ट टू सी एंड आर सी विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये तरीके से अगर आप पैटर्न याद रखोगे तो आपका पूरा मतलब चीजें आगे आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलिए जी। नाउ मूविंग टू 1D मोशन। ठीक है ना, मूविंग टू 1D मोशन। अब ये जो बातें मैंने अभी करी
इनको मैं धीरे धीरे एक्सप्लॉइट करूंगा, यूज करूंगा 1D में, 2D में और आगे बहुत सारी जगह पे, ठीक है ना। अब इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं 1D के लिए। मान लो ये रोड है लेट्स से, और यहां पे ऑटो चल रहा था, यहां पे एक ऑटो चल रहा था, ठीक है। ये ऑटो जा रहा है यहां पे लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड से ऑटो जा रहा है, और मालूम पड़ा कि इसके बगल में एक और ऑटो जा रहा है। मतलब एक्चुअली अब तुम समझ ही रहे हो कि ऐसे दो ऑटो साथ में क्यों जाते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, दो लोग को बात करनी होगी 5 मीटर पर सेकेंड। अगर दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं तो यहां पे बैठा व्यक्ति यहां के बैठे व्यक्ति के साथ बढ़िया वार्तालाप कर सकता है। दोनों एकदम साथ साथ जा रहे हैं। अच्छा, अगर साथ साथ जा रहे हैं तो लेट्स से यहां वाले व्यक्ति का नाम ए है, यहां वाले व्यक्ति का नाम बी है। तो अगर कोई पूछेगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये तो बहुत ओरल क्वेश्चन दिख रहा है कि सर जब दिख रहा है कि ए बी के साथ सेम डिस्टेंस पे बना हुआ है, कांस्टेंट डिस्टेंस पे बना हुआ है, ऑब्वियसली जीरो हो रही है। हाँ बट ठीक है बाबू, कोई बात नहीं, फिर भी आप मुझे थोड़ा सा इक्वेशन के रूप में करके दिखाइए। तो आप ऐसे करेंगे, अच्छा सर ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आपको चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 5 आई कैप है। लेट्स से ए डायरेक्शन को एक्स एक्सेस दिखा दिए तो 5 आई कैप हो गया, और माइनस वेलोसिटी ऑफ बी क्या है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी 5 से जा रहा है आगे, तो 5 आई कैप हो गया। तो देखिए आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। सो ये प्रॉपर मेथड के थ्रू आंसर 0 आ रहा है। अब एक तरीका और था जो एकदम मतलब थंब रूल है कि कभी भी अगर आपको पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो जिसका रिस्पेक्ट करना है उसको रोक दीजिए, यानी कि अगर बी का रिस्पेक्ट करना है तो बी को रोक दीजिए, और बी के पास जो भी वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, वो सब उसका छीन लीजिए, और जिसको भी वो ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे वो यहां ए को ऑब्जर्व कर रहा है तो ए को वो सब दे दीजिए बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो बी का वेलोसिटी छीने हम लोग 5 मीटर पर सेकेंड, वो हमको किसको देना है, ए को देना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये राइट में था, फिर इसको लेफ्ट में देना पड़ेगा, और तब कैलकुलेट करेंगे। तो ए के ऊपर 2 वेलोसिटी है, 5 मीटर पर सेकेंड से राइट में जा रहा है और 5 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट में जा रहा है, तो नेट वेलोसिटी क्या आएगा, 0 आएगा। सो चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, आपकी मर्जी है, जैसे चाहे वैसे देख लो, ठीक है। Is it clear? Any doubt in this? तो एक सिंपल सी बात यह है कि जब भी हम किसी के रिस्पेक्ट में काम करते हैं तो हमें उसकी वेलोसिटी को रोक देना चाहिए, और मतलब उसको रोक देना चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में हम काम कर रहे हैं, और उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन छीन के जिसको भी वो देख रहा है उन सबको दे देना चाहिए। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? नहीं, नेट वेलोसिटी 0 नहीं है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू 0 है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो 5 है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो 5 है, लेकिन आपस में दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं, आपस में कोई दूरी चेंज नहीं हो रही, इसीलिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, इनकी 0 है। इसी चीज को रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। जब कोई कहता है ना रिलेटिव वेलोसिटी, तो उसके साथ उसको क्लैरिटी होनी चाहिए कि किसके रिस्पेक्ट में किसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। सो दिस इज एक्चुअली अ रिलेटिव वेलोसिटी, ये है रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी, एवरीथिंग इज रिलेटिव वेलोसिटी ओनली, बट हमें हमेशा ये क्लियर होना चाहिए कि किसके रिस्पेक्ट में। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। रिलेटिव तो हर चीज होती है, पूरा का पूरा मोशन ही रिलेटिव है, रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट ही रिलेटिव है। तो कई बार बच्चे मुझे ऐसे बताने लगते हैं कि सर रिलेटिव वेलोसिटी लगा देंगे। अबे क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी, क्या लगा दोगे, हर चीज रिलेटिव है। अगर ट्रक 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, ये भी एक तरीके से रिलेटिव है। वेलोसिटी इज रिलेटिव विद ग्राउंड। तो मुझे सिंपली ये बोल दो कि सर रिलेटिव वेलोसिटी लगा देंगे, इज रॉन्ग। आप हमेशा ऐसे बोलोगे, सर वी विल यूज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी विद रिस्पेक्ट टू दैट बॉडी,
तब वो मामला क्लियर होगा। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये कहना ज्यादा सही होगा। क्लियर है? सिंपली यूजिंग द वर्ड रिलेटिव वेलोसिटी इज नॉट गुड। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। तो 1D में हमने देख लिया, 1D में हमने थोड़ा बहुत देखा कि क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में थोड़ा बहुत जाना। अब आगे देखते हैं इसमें 1D में क्या है, सब एक लाइन में ही चल रहा है। एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको। याद है आपको मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि इफ यू रिमेंबर देयर वाज अ क्वेश्चन कि एक चोर पुलिस वाला क्वेश्चन था ना। लेट्स जस्ट डू दैट चोर पुलिस वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे लेट्स से पुलिस खड़ी हुई है, दिस इज पुलिस, ठीक है ना। तो यहाँ पुलिस खड़ी हुई है, दिस इज पुलिस, एंड दिस इज थीफ। अगर आपको याद हो, मैंने क्वेश्चन कराया था, डेटा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मुझे डेटा सेट करना पड़ेगा प्रॉपर, बट जस्ट इमेजिन, डेटा हम बाद में सेट कर लेंगे। मान लेते हैं कि ये, मैं डेटा सेट कर ही लेता हूं ना, लेट मी जस्ट सेट द डेटा। अगर कोई बता दे तो बहुत अच्छी बात है। लेट्स से ये थीफ 10 मीटर पर सेकेंड से भागा, लेट्स से ये थीफ 10 मीटर पर सेकेंड से भागा, ठीक है ना। सो इफ दिस थीफ हैज रन विद 10 मीटर पर सेकेंड and let's say the acceleration of the police was let's say 2 meter per second square, ठीक है ना। तो हमने ये क्वेश्चन किया था कि बताओ आफ्टर हाउ मच टाइम विल दिस थीफ विल गेट कॉट, ठीक है ना। पुलिस यहाँ पे रेस्ट कर रही थी, पुलिस रुकी हुई थी, पुलिस ने देखा चोर वहां से निकल के भागा बहुत तेज रफ्तार से, तो ऑफकोर्स वो आगे निकल जाएगा, और पुलिस ने उसका पीछा करना चालू किया 2 मीटर पर सेकेंड से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से उसने अपनी गाड़ी भगाना चालू करी। बताओ वो चोर को कब पकड़ लेंगे? तो कुछ ऐसा ही सवाल हमने पहले भी किया है, और हमने उसको इस तरीके से किया था कि मान लेते हैं ये चोर और पुलिस भागते भागते आए, और यहाँ पे पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, ठीक है ना। तो हमने क्या माना था कि लेट्स से पुलिस भागी कितना, लेट्स से पुलिस भागी SP, और चोर भागा कितना, लेट्स से चोर भागा SC। तो हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया था कि जितना पुलिस भागी है SP इज इक्वल टू SC, उतना ही चोर भागा है, ठीक है ना। और सिंस पुलिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से भाग रही है, सो हाफ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस इंटू T का स्क्वायर, और इधर क्या आएगा, चोर कांस्टेंट रफ्तार से भाग रहा है तो सिंपली 10 इंटू टाइम T कर देंगे, और एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, सो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, T स्क्वायर इज इक्वल टू 10T। तो यहाँ 2 कट जाएगा, T कट जाएगा, तो T कितना आ जाएगा, 10 सेकेंड्स आ जाएगा, यानी कि 10 सेकेंड के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। याद है ये सवाल? ये सवाल याद है या नहीं? बोलो पहले, ये सवाल याद है या नहीं? ये सवाल याद है या नहीं? डू यू रिमेंबर दिस क्वेश्चन? डू यू रिमेंबर दिस क्वेश्चन? और अगर ये क्वेश्चन याद है तो आ जाइए, इसको अभी जो मैंने यहां किया दैट इज इन ग्राउंड फ्रेम, दिस इज इन ग्राउंड फ्रेम। जो ग्राउंड से खड़ा हुआ व्यक्ति होगा उसको ये सारी वारदात होती दिखाई देगी। अब अगर आप कहिए तो आपको हम पुलिस बना देते हैं, और आपको पुलिस एज एन ऑब्जर्वर का चश्मा पहना देते हैं, और देखते हैं कि क्या दिखेगा आपको। तो अगर इस पूरे सवाल को हम विद रिस्पेक्ट टू पुलिस करें, ये पुलिस थी, इसके पास कितनी एक्सेलरेशन थी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी, और यहां पे एक चोर था जो कि भागा, किस वेलोसिटी से भागा, 10 मीटर पर सेकेंड से भागा। अब अगर आप कहें तो मैं इस पूरे सवाल को विद रिस्पेक्ट टू पुलिस सॉल्व करना चाहता हूं, तो मैं जब भी आपको बताया कि विद रिस्पेक्ट टू पुलिस करना है, यानी कि पुलिस को क्या कर दो, रोक दो।
पुलिस को रोक दो, बांध दो पुलिस को, रोक दो, रोक दो, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू पुलिस करना है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू पुलिस करना है तो पुलिस को जकड़ लो, पुलिस को पकड़ लो, वहां रोक दो। और पुलिस का ये जो एक्सेलरेशन है ये इस चोरवा को दे दो, इधर पीछे साइड में दे दो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में पुलिस से लिया हुआ एक्सेलरेशन चोर को दे दिया ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब क्या होगा सर, अब आपने पुलिस को तो पकड़ के बैठा लिया सर, अब पुलिस को आप पकड़ लिए, अब चोर को कौन पकड़ेगा? अरे चोर खुद पकड़ में आ जाएगा, चोर खुद दौड़ेगा, दूर जाएगा और वापस भाग के आके अपने आप को गिरफ्तार करवा देगा। देखो अभी तो अब देखो चोर की वेलोसिटी आगे की तरफ कितनी है 10, पीछे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये चोर आगे भागेगा तो इसकी रफ्तार कम होगी, कम होगी, कम होगी, फिर इसकी रफ्तार 0 हो जाएगी और वापस चोर वापस भाग के आएगा और अपने आप को यहां पे आके अरेस्ट करवा लेगा। इट विल गेट हिमसेल्फ अरेस्टेड। अब इसका कितना टाइम लगेगा वो चेक कर लेते हैं। तो मैं तो क्या हर जगह मेरा दिमाग तो ऐसे ही चलता है कि जैसे अगर मैं ग्राउंड से ऊपर वेलोसिटी फेंकता था u से और नीचे कांस्टेंट एक्सेलरेशन g होता था तो लौट के आने का टाइम ऑफ फ्लाइट होता था 2u/g। इसी प्रकार से यही चीज को ऐसे आपने हॉरिजॉन्टल कर दिया और इधर जाने वाली कांस्टेंट वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और पीछे लगने वाला कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 2, तो डायरेक्टली यहां पे घूम के आने का टाइम कितना हो जाएगा? तो टाइम विल बी 2 × 10 डिवाइड बाय 2, दैट इज आंसर इज 10 सेकेंड। सो 10 सेकेंड के बाद चोर अपने आप को वापस से गिरफ्तार करवा लेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चोर आगे जाएगा बट उसके पास पुलिस का पीछे वाला एक्सेलरेशन है तो वो चोर को रोकेगा और चोर को वापस बुला के लाएगा, पुलिस के पास थमा देगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये क्लियर है? अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है तो ऐसे इमेजिन करो, ऐसे मैं तुम्हें एक सिचुएशन देता हूं। इमेजिन करो तुम खतरनाक बाइक पे राइड कर रहे हो, बेहतरीन बाइक पे राइड कर रहे हो, एकदम सनन जा रही है हाईवे पे, एकदम बेहतरीन एकदम। उसके बाद वहां पे क्या हुआ, सडनली आपके बगल में एक और राइडर आके चलाने लग गया गाड़ी। अब दोनों चल रहे हैं। बाहर जो खेत में खड़ा हुआ किसान, उसको दोनों लग रहा है कि देखो भाग रहे हैं फालतू में, उन दोनों को भागता हुआ देखेगा, बट आपको लगेगा कि बगल वाला रेस्ट पे है। और भाई क्या हाल है, ठीक, आओ रेस लगाओगे, आ जाओ। अब जब रेस लगी तो वो आगे निकल गया, उसके पास अच्छा पिकअप था लेकिन आपके पास पावर थी और आपने धीरे धीरे चेस किया। अब आपको ऐसे सामने दिखेगा नहीं, तो इसको अपन ऐसे लेते हैं कि ये रोड थी और ये रोड थी, यहाँ पे आप दोनों थे और फिर वो आगे निकल गया, वो बहुत तेजी से आगे निकल गया और आपने उसको क्या करा, चेज करना चालू करा। तो आप अपने नजरों से सोचो क्या दिखेगा। ऐसा लगेगा कि बाइक बहुत तेज दूर निकल गई और तुम धीरे धीरे जब उसके पीछे जा रहे थे तो ऐसा लगेगा दूरी कम हो रही है, 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 दूरी कम हो रही है। अब देखो आपको लग रहा है कि दूरी कम हो रही है, यानी कि आपके रिस्पेक्ट में वो सामने वाला आपके करीब आ रहा है कि नहीं? है कि नहीं? इमेजिन कर पा रहे हो ये बात? चलो ये यहां पे हुआ। अब इसका एक और आपको एग्जांपल देता हूं, इसका एक और एग्जांपल देता हूं। याद है वो सवाल याद है कि एक यहां से बस थी और ये एक डी डिस्टेंस दूरी पर, है ना, हो सकता है उस समय मैंने कुछ वैल्यू दी हो, बट एक डी डिस्टेंस की दूरी पर लेट्स से एक पर्सन, है ना, एक पर्सन यहाँ पे डी डिस्टेंस की दूरी पे है और वो पर्सन को बस पकड़नी है और बस स्टार्ट हो चुकी है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, और हमने क्वेश्चन पूछा था व्हाट विल बी द मिनिमम वेलोसिटी with which this person should run so he can catch the bus। याद आया? so that he can catch the bus। ये क्वेश्चन याद है कि नहीं? yes और no बोलो, ये क्वेश्चन याद है कि नहीं?
अच्छा जी, और एक्सेलरेशन कितना था? ये कुछ बच्चे बता रहे हैं 25 मीटर था। और व्हाट वाज द एक्सेलरेशन? व्हाट वाज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन भी बता दो ना, वरना वैल्यू सेट करने में दिक्कत होगी। एक्सेलरेशन 2 था। चलिए देख लेंगे, अभी वैल्यू नहीं मिलेगी तो आपको फिर से पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है जी, तो ये हिसाब किताब था। चलिए, तो अब मैंने ये पूछा था कि ये P का कितना मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए कि बस पकड़ ले। तो याद है उस समय हमने इस सवाल को कैसे किया था? इस सवाल को हमने ऐसे किया था कि मान लेते हैं बस आगे चली गई, मान लेते हैं किसी टाइम t में बस आगे चली गई, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर, इतना बस आगे चली गई। और ये पर्सन P जहां था ये वहां से बस तक पहुंच गया मान लेते हैं, और इसने बस बोर्ड कर ली, ठीक है ना। तो हमने ये डिस्प्लेसमेंट ये 25 मीटर था, तो अब ये दूरी कितनी है? लेट्स से 25 मीटर। और ये टोटल कितना आएगा? दिस विल कम एज u इंटू टी, कि मान लो u से चल रहा है, टाइम t के लिए चलेगा तो कितना चलेगा? ut चलेगा। तो हमने पहले सवाल कैसे सॉल्व किया था? 25 प्लस हाफ at स्क्वायर इज इक्वल टू u इंटू टी, याद है? ऐसे सॉल्व किया था। और ऐसे सॉल्व करने के बाद हमने बोला था यार हमें ये चाहिए कि आदमी बस पकड़ ले हकीकत में, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा दिया था। याद आया? दिस क्वेश्चन इज राइट नाउ आई एम ऑल्सो डीलिंग इन ग्राउंड फ्रेम। ये आपको पूरा ग्राउंड फ्रेम का पिक्चर दिखा रहा हूं कि ग्राउंड फ्रेम से कैसे दिखेगा। बस आगे जाते हुए दिखेगी, बंदा दौड़ते हुए दिखाई देगा, तो कुछ इस प्रकार का माहौल बनेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो अब अगर मैं इसी सिनेरियो को बस के फ्रेम से देखूं तो कैसा दिखेगा पता है? इफ आई नाउ, आपके सामने इक्वेशन है, चलिए मैं बस के फ्रेम से करता हूं, आप लोग देखना। अगर मैं इसको बस के फ्रेम से करूं, यानी कि मैं बस को यहीं पे रोक लूं, जहां पे वो बस है वहीं रोक लूं, तो सर अगर आपने बस रोक लिया सर, फिर तो इस आदमी को सर ये बस पकड़ने से कोई नहीं रोक सकता सर, कोई नहीं रोक सकता सर। आपने बस को तो रोक के रख लिया तो आदमी आके चढ़ जाएगा ना सर, ऐसा नहीं है। इसकी स्पीड u है, बस के पास एक्सेलरेशन कितना था? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुमने बस को रोक लिया तो वो एक्सेलरेशन तुम्हें इसको देना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये इसकी वेलोसिटी को आगे लाना चाह रही है, बट इसका एक्सेलरेशन इसको पीछे ले जा रही है, ठीक है ना। तो अगर इसको ये बस बोर्ड करनी है, यानी कि इसको अपनी वेलोसिटी 0 होने से पहले 25 मीटर यहां पे ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर ये 25 मीटर ट्रैवल नहीं कर पाया तो ये बस बोर्ड नहीं कर पाएगा। तो कुल मिला के अगर हम इसको रिलेटिव से देखें तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि यहां पे आके जस्ट 0 हो जाए, एटलीस्ट वो यहां तक पहुंचे तो सही, यहां तक आके जस्ट 0 हो जाए। तो अगर आप एक्सप्रेशन लगाएंगे, लेट्स से पॉजिटिव डायरेक्शन को पॉजिटिव, ये राइट वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी u का स्क्वायर, प्लस एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है तो -2, मतलब 2 इंटू -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ 25, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ 25, और इसको आप सॉल्व करोगे तो u आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही आराम से देखो आंसर आ गया। हमें क्वाड्रेटिक भी सॉल्व नहीं करनी पड़ी। क्यों नहीं सॉल्व करनी पड़ी? क्योंकि हमारा यहाँ पे लॉजिक बहुत सिंपल हो गया। हमने बस को रोक दिया और हमने u मिनिमम पूछा था कि कम से कम कितनी वेलोसिटी हो कि वो पर्सन यहाँ तक पहुँच जाए, बस हमें यहाँ तक पहुँचाना था बस। सर क्या इस 10 से नीचे होगी वेलोसिटी तो क्या होगा? बेटा अगर वेलोसिटी 10 से नीचे होगी तो यहाँ पहुँचने के पहले ही वो वापस मुड़ के दूर चला जाएगा, इट विल गो अवे। सर आप कह रहे हो ये बंदा आगे बस की तरफ आएगा फिर पीछे मुड़ के दूर चला जाएगा। हाँ मैं यही कह रहा हूं। सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। याद करो कई बार स्कूल बस में जब तुम लोग बैठ के स्कूल जाया करते थे, तब अगर कभी गए हो तो क्या होता था, कई बार कई लोगों का टिफिन छूट जाता था।
तो उनके पेरेंट्स पीछे से भाग भाग के आते थे, बस चल रही होती थी तो ऐसा लगता था कि पेरेंट्स बहुत तेजी से भाग के आ रहा है तो बस के करीब आ रहा है, और तुमने आवाज दे दी ड्राइवर को, भैया रुकना रुकना रुकना, तो वो गाड़ी धीरे कर लेता है, तो ये आदमी आपके करीब आ जाता है। लेकिन जैसे ये टिफिन थमा देता है फिर बस वाला क्या करता है, स्पीड पिकअप करता है, और जब वो स्पीड पिकअप करता है तो बस के अंदर बैठे हुए बच्चे उन माँ बाप को बाहर देखेंगे तो ऐसा लगेगा माँ बाप दूर जा रहे हैं दूर, बाय बाय टाटा, ऐसे दूर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका वो बच्चा जो बस के अंदर बैठा है वो किस फ्रेम में है, ही इज इन द फ्रेम ऑफ बस। यानी कि जब मैं बोलता हूं कि ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू बस, मतलब हर वो व्यक्ति जो बस के साथ अटैच है वो ऑब्जर्वर बन सकता है। क्या बात क्लियर है? सो इसी तरीके से अब जब हमने बस को रोक दिया तो आपको सब कुछ ऐसे सोचना है कि जब बस रुक गई है तो अब पार्टिकल के पास ये आगे की वेलोसिटी u थी और पीछे की वेलोसिटी क्या है सर, पीछे का एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि ये वाला एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी को मार डालेगा और पीछे की तरफ इसको लेके चला जाएगा। और हकीकत में यही होने वाला था। अगर उसकी बस छूट जाती तो बस में बैठे हुए व्यक्तियों को ऐसा लगता, अरे हाय रे बेचारा, वो देखो वो बस के इतना करीब आया बट फिर बस बहुत तेज चली गई, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे पीछे होता जा रहा है बस के रिस्पेक्ट में। इज इट क्लियर? अब मजे की बात यही सब तो है, मजेदार चीजें हैं 1D में। देखो अब याद है तुम्हें वो सवाल कि मैंने एक 80 मीटर का टावर दिया था, वो लिफाफा, वो खत याद है जो तुमने उसकी बालकनी में फेंका था? याद आया वो बालकनी में फेंकने वाला खत? ठीक है, तो याद करो कि यहां से एक चीज ड्रॉप हुई थी, यहां से कुछ तो ऐसा था, यहां से शायद ड्रॉप किया गया था और यहां से उसको ऊपर की ओर फेंका गया था 20 मीटर पर सेकेंड से। और तुम लोग उस समय 1D खेल रहे थे, बट मैंने जैसे ही सवाल लिया मैंने बोला कि यार इसका आंसर करेक्ट नहीं आ पाएगा, इसका आंसर करेक्ट नहीं आ पाएगा। याद आया वो पॉइंट? याद आया? 100 था, 80 था, क्या था वो? 80 था क्या? शायद 80 था, 100 था शायद। ठीक है, तो याद है मैंने बोला था इस वाले केस में कि अरे ये यहाँ पे इनका हवा में कोलिजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता है? क्यों नहीं होगा? अभी देखो ये जो पार्टिकल इसको ड्रॉप किया, यानी कि इसको मैं अलग से बना रहा हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ, यानी कि इसके पास कोई स्पीड नहीं है। ये पार्टिकल ए है, इस पार्टिकल की खुद की कोई स्पीड नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक नीचे की तरफ जी एक्सेलरेशन लग रहा है। अब ध्यान से सुनना, अब ये दूसरा पार्टिकल है, बी पार्टिकल है। अब इसके पास ऊपर की तरफ स्पीड है ub इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। और इसके पास इसको भी, क्योंकि हवा में जब इसको फेंकोगे तो इसको भी ग्रेविटी अपनी ओर खींचेगी, तो इसके पास भी एक्सेलरेशन है ये जी के नाम से। अब मेरे भाई बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि थोड़ा सा मजा आए देखने में कि कौन किसका एक्सेलरेशन है, कौन क्या है। देखो तो और अच्छा कलर लेते हैं यार, रुको यार, ये लो भाई, ठीक है ना। चलो अब क्या हुआ ध्यान से देखना, मैंने उस दिन ओरली कैसे कर दिया था वो सवाल, मैंने अपने मन में ए को रोक लिया था, चाहे आप ए को रोक लो चाहे बी को रोक लो, जिसको रोकना है उसको रोको भाई, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ए की स्पीड 0 है तो उसको रोक लिया ताकि स्पीड ट्रांसफर करने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ए के पास एक एक्सेलरेशन है जी का, तो वो एक्सेलरेशन मुझे बी को देना पड़ेगा अपोजिट में, यानी कि यहाँ नीचे लग रहा है तो यहाँ कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा जी का एक्सेलरेशन। अब बी के पास 2 एक्सेलरेशन हो गए, एक नीचे वाला जी, एक ऊपर वाला जी। अरे नीचे वाले जी और ऊपर वाले जी हमेशा मिलके कट जाते हैं जी, तो इसके पास क्या बचा? खाली एक वेलोसिटी बची ub, कितनी? 20 मीटर पर सेकेंड, और दैट टू कांस्टेंट, क्योंकि अब कोई एक्सेलरेशन बचा ही नहीं है।
तो अगर 100 मीटर का डिस्टेंस आपको 5 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड से कवर करना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, 100 डिवाइड बाय 20, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अरे क्या बोल रहा हूं मैं, यानी कि 5 सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड में ये पार्टिकल यहां से ए तक पहुंच जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपने ए को रोक के रखा हुआ है और नीचे बी का एक्सेलरेशन भी 0 कर दिया आपने, अब उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन भी नहीं लग रहा, तो वो जो 20 मीटर पर सेकेंड है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा और वो ए तक पहुंच जाएगा। और दूरी कितनी है ए तक जाने में? ए तक जाने में दूरी तय करनी है 100 मीटर की, तो 100 मीटर डिवाइड बाय 20 मीटर पर सेकेंड, आंसर विल बी 5 सेकेंड्स। इस तरीके से ये क्वेश्चन उस समय मैंने ओरली कर दिया था। बट सर इसमें ये कैसे पता चला नहीं टकराएंगे, ये तो टकरा रहे हैं। अरे मुझे ऐसे पता चल गया था कि उसके बाद मुझे इसकी भी तो औकात पता है बी की, कि ये बी कहां तक जा सकता है। अब बी 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, तो भाई ये 2 सेकंड में ऊपर जाके रुक जाएगा और फिर 2 सेकंड में नीचे आके गिर जाएगा। सो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बी इज कमिंग एज 2 into 20 डिवाइड बाई जी, यानी कि 4 सेकेंड। यानी कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बी आ रहा है 4 सेकेंड, यानी कि चौथे सेकेंड पे बी वापस जमीन पे धराशायी हो जाएगा, तो हम कैसे कह दें कि 5 सेकेंड में मुलाकात हो जाएगी? हम कैसे कह दें? सर क्या प्रॉब्लम है, ऊपर वाले को गिरने दो ना, ऊपर वाले को गिरने दो, हो सकता है 5 सेकेंड बाद मुलाकात हो ही जाए। तो नहीं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आप चाहे तो करके देख लो, अगर आप चाहो तो टाइम निकाल के देखो ऊपर से गिरने का, तो टाइम निकालोगे √2 into 100 डिवाइड बाय जी, दैट इज √20। कहां आ रहा है आंसर? 5 इज नॉट इक्वल टू 5 सेकेंड्स, इट इज नॉट इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो सर वो 5 सेकंड क्या था? मैंने फिर आपको बताया था, मैंने आपको बहुत क्लियरली ये बात समझाई थी कि अब यहां पे गड़बड़ी क्यों हो रही है। आई विल टेल यू दैट ऑल्सो, यहां पे गड़बड़ी क्यों हो रही है वो भी बताऊंगा। बट उस समय मैंने बताया था कि आप ये चेक नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू चेक दिस, कि मान लीजिए जिस पार्टिकल को आपने ड्रॉप किया और जिस पार्टिकल को आपने ऊपर फेंका, ये जरूर मिलेंगे, इनकी मुलाकात में कोई शक नहीं है। बस पॉइंट ये है कि ये जाके 2 सेकंड में और 3 सेकंड नीचे जाके यहां पे इसका 5 सेकंड कंप्लीट होता है, और ये ऊपर से जब गिरेगा तो ये दोनों यहां पे जाके मुलाकात करेंगे। यहां वाली मुलाकात इज पॉसिबल, यानी कि अगर यहां ग्राउंड ना होता तो दोनों पक्का मिल लेते। मैंने बताया था धरती माता होती है और माता हमेशा मिलने से रोकती है, इसीलिए हम वो पार्टिकल नहीं मिल पाया, क्योंकि ये नीचे वाला जो पार्टिकल है ये चौथे सेकंड में ही धराशाही हो गया और 4 सेकंड के बाद ये रुक गया। तो सर उससे क्या प्रॉब्लम है अगर ये रुक गया? बेटा बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि जब ये रुक गया था तो इसका खुद का एक्सेलरेशन कितना था नीचे की तरफ, मतलब अब ये रुक गया है तो इट्स एक्सेलरेशन हैज बिकम व्हाट? 0। बट ये अभी भी चल रहा है, ये अभी भी चल रहा है, यानी कि इसके ऊपर अभी भी नीचे की ओर क्या लग रहा है? जी। तो अब अगर आप रिलेटिव से करना चाहते हो तो इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? जी आएगा। पहले क्या हो रहा था कि इसका भी एक्सेलरेशन जी था और इसका भी एक्सेलरेशन जी था, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का एक्सेलरेशन क्या हो जा रहा था? 0। यानी कि ये जी और जी आपस में क्या हो जा रहे थे? कट हो जा रहे थे, कट्टस। और अगर जब कट्टस हो रहे हैं तो 5 सेकंड में मिल रहा है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं वो तो तब वैलिड है ना जब दोनों को फ्री आउट छूट दे दो कि दोनों 5 सेकंड तक उड़ पाए। जब उड़ पाएंगे तभी तो उनका जी कैंसिल होगा, अदरवाइज ये वाला पार्टिकल तो 4 सेकंड के बाद आके धरती पे बैठ जाएगा और इसके पास एक्सेलरेशन खत्म हो गई। तो आपने जो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 ले रखी है वो कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया। 4 सेकंड के बाद मतलब चौथे सेकंड से 5वें सेकंड तक आपने जो एक्सेलरेशन 0 मान ली वो आपकी गलती हो गई। क्या आपको बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई ये क्यों गलत हो रहा है? मैंने वहां पे भी बहुत अच्छे से समझाया था, अभी लेकिन रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं। आई एम एक्सप्लेनिंग यू विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव का कॉन्सेप्ट कि अगर किसी पार्टिकल को तुमने यहां से 20 से फेंका और किसी को यहां ड्रॉप कर दिया तो ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर ये सब कुछ हवा में हो रहा होता, यानी कि इसके पास भी ऑल टाइम नीचे की तरफ जी लग रहा होता, तो भाई ये ऊपर से नीचे आ जाता
और ये यहां से नीचे आ जाता और दोनों यहां पे मुलाकात कर लेते, क्योंकि इस केस में कभी भी g जीरो नहीं हुआ। इस केस में ऑल टाइम बोथ हैव सेम एक्सिलरेशन, that is downward g, therefore throughout मतलब पूरे ड्यूरेशन में, therefore throughout acceleration relative, यानी कि मैं लिख देता हूं, ये 1 है पार्टिकल, ये पार्टिकल 2 है, सो एक्सिलरेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 और एक्सिलरेशन रिलेटिव इज इक्वल टू 0। कभी कोई एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं, इसीलिए ये 100 डिवाइड बाय 20 करना सही था और 5 सेकंड के बाद मुलाकात हो जाना ये भी सही था। लेकिन अगर धरती है, अगर नीचे धरती है, तो अब किसी पार्टिकल को अगर तुमने यहां से ड्रॉप कर दिया, यू ड्रॉप्ड इट, ठीक है, और ये अभी हमने चेक करा था कि जिसको ड्रॉप करते हैं 100 मीटर की हाइट से, वो कितनी देर में नीचे आता है, √2 इंटू 100 डिवाइड बाई जी, दैट इज √20, यानी कि ग्रेटर देन 4 सेकेंड्स में वो नीचे आएगा, ग्रेटर देन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड से ज्यादा में वो नीचे आएगा। बट अरे पगले, इसको देख, ये वाला देख, ये जब 20 से ऊपर फेंका जाएगा ये चौथे सेकेंड के बाद नीचे आ जाएगा, यानी कि टिल 4 सेकेंड्स बोथ इन एयर मतलब ए रिलेटिव इज 0, दोनों का एक्सेलरेशन जी रहेगा तो आपस में कट कुटा जाएगा, मर जाएंगे। लेकिन आफ्टर 4 सेकेंड्स ए रिलेटिव इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों ए रिलेटिव 0 नहीं होगा? क्योंकि उस चौथे सेकंड के बाद ऊपरी वाला पार्टिकल अभी भी जी से नीचे आ रहा होगा, बट नीचे वाला पार्टिकल अब इसका एक्सेलरेशन क्या हो चुका होगा? 0, क्योंकि वो धरती पे जाके रेस्ट कर रहा है, इसीलिए रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। इसीलिए ये तेरा कंसेप्ट 100/20 वाला गलत बैठ जाता है ऐसे केस में। तो सर ऐसे केस में क्या करते हैं? ये नीचे वाला पार्टिकल इंतजार करता है ऊपर वाला कब गिरेगा, और जब ये ऊपर वाला गिरेगा तब वो मुलाकात करेंगे, यानी कि √20 पे वो मुलाकात करेंगे। क्या बात समझ में आ गई? क्योंकि अगर अब आपने देखिए ना, अब आप यहां पे अब मतलब अच्छा फिर सर आपन ने इस क्वेश्चन को सही कैसे किया? मैं बस ऐसे सही कर दिया क्वेश्चन को कि मैं बस ये चाह रहा था कि जो मुलाकात का टाइम आ रहा है बाय रिलेटिव कॉन्सेप्ट, दैट शुड बी लेस देन द टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि वो ऊपर में ही मिल लें तो ज्यादा बेहतर है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे सवाल के अंदर। अदरवाइज सवाल कॉम्प्लिकेट हो रहा था। तो सर ऐसा कोई सवाल बताइए जो कॉम्प्लिकेट ना हो रहा हो, ऐसा कोई सवाल बताइए ना, दिखाइए ना जो कॉम्प्लिकेट ना हो रहा हो। ये देखो मान लो ये 80 लेट्स से ये 80 मीटर है और यहां से लेट्स से ये मैंने 40 मीटर पर सेकंड पे एक पार्टिकल को यहां से फेंका और यहां से एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब मैंने बोला बताओ ये कब मिलेंगे, तो ड्रॉप किया है, अब चाहो तो बिना रिलेटिव के करो तो दो इक्वेशन बनाओगे, बट अभी क्या कर सकते हो, जस्ट डू इट बाय रिलेटिव, जस्ट स्टॉप दिस पार्टिकल एंड इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन था g, इसका भी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन था g, दोनों हवा में रहेंगे। तो जब इसको रोक दिया तो ये वाला g इसको दे दिया और ये g और g आपस में क्या हो गए, कट्टस हो गए। तो बचा क्या, एक कांस्टेंट वेलोसिटी, और दूरी कितनी बची इनके बीच में, 80 मीटर। तो टाइम टू मीट विल बी 80 डिवाइड बाय 40, आंसर इज 2 सेकेंड्स। 2 सेकंड में मुलाकात हो जाएगी। अब ये चेक करना है कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो जाएगी 2 सेकंड के अंदर, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के चेक करो। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 2 इंटू 40 डिवाइड बाय जी, दैट इज 8 सेकंड, यानी कि वो 8 सेकंड तक हवा में रहने वाला है और 2 सेकंड में उनकी मुलाकात हो जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इज दैट क्लियर? बढ़िया, क्लियर? एनी डाउट इन दिस? कोई डाउट है क्या? टिल 4 सेकेंड क्यों बोला सर? बिफोर 4 सेकेंड बोलना था ना बेटा। टिल 4 सेकेंड्स बोथ इन एयर, मतलब जब तक 4 सेकेंड नहीं हो जाते। टिल 4 सेकेंड मतलब, ए यार तुम लोग एक तो कमजोर इंग्लिश वाले हो ना। 0 से 4 सेकेंड्स का मतलब होता है टिल 4 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए। काफी कुछ आज कवर किया, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक नहीं ओपन करूंगा, इतना टाइम नहीं है ना। रिलेटिव का आज एक तरीके से सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है, रिलेटिव के बारे में इंट्रोडक्शन हुआ है। कल से थोड़ा डेप्थ में चलेंगे, चीजों को और आगे लेके चलेंगे, डेप्थ में लेके चलेंगे। तो फिर मिलते हैं अपन कल, है ना। आज के लिए इतना ही है, अभी कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, नया नया कुछ चालू ही हुआ है। सो जस्ट कीप वर्किंग ऑन मॉड्यूल एंड रिवीजन, इसी पे काम करते रहो। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क में अभी तो क्या, मॉड्यूल ही करते रहो बस। ठीक है भाई, फिर अगले क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।